Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSS series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials and the link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. तो बेसिकली एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टाइप के कंप्यूटर है. ठीक है, एक है मेरा ओल्ड कंप्यूटर, काफ़ी पुराना, मान लो कुछ 1970s का कंप्यूटर जिसके प्रोसेसर्स काफ़ी स्लो होते हैं, वैसे टाइप का. एंड एक है हमारे पास नया कंप्यूटर विच वी कैन कंसिडर अराउंड अभी का है, जैसे मैंने 2021 में खरीदा है, 2022 में खरीदा. तो ऑब्वियसली वी नो कि दोनों की प्रोसेसिंग स्पीड जो है, जो टाइम ले रहे होंगे दोनों प्रोसेस करने में फाइल्स को, वो डिफरेंट होता है. तो एक डेटा कंसिडर करते हैं सिंपल सा. यहाँ पे हम लेते हैं अराउंड 1 मिलियन एलिमेंट्स, मतलब हाइपोथेटिकल फिगर है, कितने भी एलिमेंट्स. तो एक लार्ज फिगर लिया मैंने, एलिमेंट्स है हमारी एरे के अंदर, एलिमेंट्स इन एरे. ठीक है, और सेम डेटा यहाँ पे भी है. ठीक है, इतने ही एलिमेंट्स हमारे न्यू कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर्स के लिए सारा डेटा सेम रहेगा. ठीक है, तो ओल्ड कंप्यूटर के अंदर भी हमने माना कि से मतलब दोनों कंप्यूटर्स में हमें प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एंड ओल्ड कंप्यूटर में जो डेटा है वो भी इतना ही है और न्यू कंप्यूटर में भी इतना ही है. अराउंड 1 मिलियन एलिमेंट्स है हमारी एरे के अंदर. और जो हम एल्गोरिथम लीनियर सर्च ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने जो एल्गोरिथम्स अभी तक पढ़े हैं उसमें से एक एल्गोरिथम मैंने ले लिया, लीनियर सर्च वाला. वो हम लगा रहे हैं इन जो हमारा एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं अपने प्रोग्राम पे, दैट इज लीनियर सर्च. उसके लिए डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक एरे विच कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन एलिमेंट्स. ठीक है, और लीनियर सर्च में भी हम वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. तो लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या था, याद है किसी को? सबसे ज्यादा टाइम हमें कब लगेगा? लीनियर सर्च वाला. वो हम लगा रहे हैं इन जो हमारा एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं अपने प्रोग्राम पे, दैट इज लीनियर सर्च. उसके लिए डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक एरे विच कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन एलिमेंट्स. ठीक है, और लीनियर सर्च में भी हम वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. तो लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या था, याद है किसी को? लास्ट एलिमेंट, या तो लास्ट एलिमेंट या फिर एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. तो दोनों केसेस में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होगा हमें, और मैक्सिमम जो एकदम वर्स्ट केस होगा कि एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, मतलब एलिमेंट है ही नहीं है एरे में, देन ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम लगेगा. हम कंपैरिजन भी करेंगे एंड आंसर भी नहीं आएगा. अल्टीमेटली आंसर विल बी नो एलिमेंट फाउंड. तो यहाँ पे भी हम वर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं. वर्स्ट केस इज नो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे. ठीक है, ठीक है, दोनों में सेम केस है. मैं वापस नहीं लिखी, तुम लोगों को लिखना तो लिख सकते हो. ठीक है, सेम हमने एल्गोरिथम लगाया है दोनों सिनेरियोज में, एंड दोनों के लिए हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर कर रहे हैं कि एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे. तो कितना टाइम लग रहा होगा? ओल्ड कंप्यूटर में क्या लगता है? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लग रहा होगा, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं. प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ओल्ड कंप्यूटर की थोड़ी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी, न्यू कंप्यूटर की ज्यादा होगी. तो कंसिडरिंग कि मान लेते हैं कि 1 मिलियन एलिमेंट्स में सर्च करने में, यानी पूरा हमें आइटरेट करना पड़ेगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो, हमें अराउंड 10 सेकेंड्स लग रहे हैं. एंड वही हमें न्यू कंप्यूटर में जब हम आइटरेट कर रहे हैं तो 1 सेकेंड लग रहा है. तो बताओ क्या लगता है किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है? एक्चुअली अगर तुमने न्यू कंप्यूटर बोला है तो भी गलत आंसर है. अगर तुम ओल्ड भी बोलते कोई मतलब कुछ दिमाग लगाते कि ओल्ड कंप्यूटर की बेटर है शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो भी गलत आंसर. एक्चुअली दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है. क्यों है? कोई गेस कर सकता है कि क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आसपास घूम रहे हो तुम लोग, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आया अभी तक. एग्जैक्ट आंसर ये है कि एक्चुअली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इज नॉट इक्वल टू द टाइम टेकन.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम पे एक्चुअली डिपेंड करती ही नहीं। और ये बात मैंने जब हमने पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी तब भी कही थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डजंट मीन टाइम, एग्जैक्ट टाइम कितना लग रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली रिलेशन है, एक फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन which tells us how the time is going to grow as the input grows. Actually the relation जो हम हर बार निकालते हैं, तो जब भी हमने डेरिवेशंस की है, पिछले भी बाइनरी सर्च की डेरिवेशन की थी एंड सबकी जितनी भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, हमने कुछ ना कुछ डेरिवेशन देखी थी कि हाउ आर वी गेटिंग बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। तो जब भी हम निकालते हैं तो एक रिलेशन निकल के आता है और वो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट टाइम। तो एक्चुअली क्यों ऐसा हुआ कि दोनों कंप्यूटर्स में किसी की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर नहीं है, बट द रीजन इज क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम के बराबर नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। हमने लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगाया। अब लीनियर सर्च एल्गोरिथम का क्या मतलब है कि फिर से देखते हैं ग्राफ के थ्रू, ओल्ड कंप्यूटर और यहाँ पे है न्यू कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा टाइम टेकन और ये हमारी साइज ऑफ द एरे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 10 देन 100 देन 500 1000 ऐसे करके 9000 अल्टीमेटली जो भी आगे जा रहा होगा टाइम, एंड यहाँ पे भी वैसे ही सेम स्केल ले लेते हैं 10 100 500 1000 एंड 9000, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि ओल्ड कंप्यूटर के अंदर अगर हम 1 मिलियन एलिमेंट्स थे हमारे पास तो 10 सेकेंड लग रहे थे। तो एक मतलब जनरल सिनेरियो माने तो अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट के लिए ओल्ड कंप्यूटर में हम मान सकते हैं कि 10 सेकेंड लग रहे होंगे, लेकिन न्यू कंप्यूटर में उन 10 एलिमेंट्स के लिए 1 ही सेकेंड लग रहा है। अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें, 1 मिलियन एलिमेंट्स का स्केल नहीं ले रहे ऑब्वियसली, तो अगर यहाँ पे हमारे पास 10 एलिमेंट्स होते तो ओल्ड कंप्यूटर में हम कह सकते हैं कि हमें 10 सेकेंड लग रहे हैं, और 10 एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं तो हमें 1 सेकेंड लग रहा है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा दोनों ग्राफ्स में, एक्चुअली डिफरेंस सिर्फ स्लोप होगा। ग्राफ दोनों का लीनियर ही है, क्योंकि हमने पढ़ी है ये बात कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम जब हम लगा रहे हैं तो वर्स्ट केस में या जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है एक्चुअली वो लीनियर ही आती है बिग O ऑफ n, विच मीन्स कि ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे भी मतलब स्ट्रेट लाइन इन कंपैरिजन टू बोथ द एक्सिस, एंड यहाँ पे भी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन उसका स्लोप कम होगा। यहाँ पे अगर θ1 है, यहाँ पे θ2 होगा, एंड हम कह सकते हैं कि θ2 इज ऑब्वियसली लेस देन θ1। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम ये देख सकते हैं कि से अगर हम 10 यहाँ पे हमने 10 एलिमेंट्स लिए तो उसमें हमें उतने के लिए 1 ही सेकेंड लग रहा है 10 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे तो एक्चुअली कंपैरेटिवली टाइम जो है, सॉरी ओल्ड कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो ओल्ड कंप्यूटर में 10 एलिमेंट्स के लिए हमें 10 सेकेंड ही लग रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये समझा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम टेकन। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी हम लिख देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है हमारी एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम कह सकते हैं। इट गिव्स अस द रिलेशनशिप अबाउट हाउ द टाइम विल ग्रो एज द इनपुट ग्रोस। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पहले हमने जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिलेशन निकाला था तब मैंने कहा था कि दो चीजें होती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेजरली। जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो 2 पॉइंट्स मैंने पहले भी एक बार बताए थे कि एक तो हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं। जब भी हमारे एक फंक्शन जो निकल के आता है, से फॉर एग्जाम्पल कुछ फंक्शन हमारा बन रहा था जब हमने डेरिवेशन करी NQ प्लस N प्लस 1 ऐसा कुछ बन रहा था, तो मैंने हमेशा बोला कि हम कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। कॉन्स्टेंट हमारे यहाँ पे 1 है, और मैं एक और चीज बोली थी, 2 पॉइंट कैसे हुए कि हम जो लेस डोमिनेटिंग टर्म्स हैं उनको भी इग्नोर करेंगे। तो ये मैंने क्यों बोला था, ये दोनों पॉइंट्स हम देखते हैं। अब ये भी एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्यों हम हमेशा कॉन्स्टेंट्स और लेस डोमिनेटिंग टर्म्स को इग्नोर करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ में जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ चुके हैं ना, उसी की मैं एक्चुअली लाइंस बनाने वाली हूँ।
टाइम वेरिंग विद साइज, ठीक है। तो लीनियर सर्च में ऑब्वियसली लीनियर टाइम लग रहा होता है हमें, बिग O ऑफ n, तो ग्राफ उसका स्ट्रेट ही जाना है। फिर बाइनरी सर्च जो होता है, बाइनरी सर्च के अंदर हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लिख देती हूँ। लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n, ठीक है। बाइनरी सर्च का भी ग्राफ बनाते हैं इसी वाले ग्राफ में, इज O ऑफ log n। log n का ग्राफ कैसे बनता था याद है किसी? अराउंड ऐसे कुछ जाता है, ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, अराउंड ऐसे कुछ log n का ग्राफ, वो नीचे की तरफ भी बनता है। वो कुछ अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार रिवाइज कर सकते हो लॉग के कंसेप्ट, डिपेंडिंग अपॉन जो वैल्यू होती है नीचे की तरफ भी बनता है, वो इनवर्स जो log n ग्राफ होता है। तो हम अभी log n का ग्राफ देख रहे हैं, log n का ग्राफ इज लाइक दिस। और एक हम और बना लेते हैं कांस्टेंट। जब भी हमारी कांस्टेंट अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो आई गेस हो गई कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है, हमें दिख ही रहा है कि सबसे ज्यादा जो टाइम वेरिंग विद साइज जो प्रोपोर्शनैलिटी है सबसे ज्यादा लीनियर की है, देन उसके बाद बाइनरी सर्च की है, एंड देन उसके बाद कांस्टेंट की है। बट अगर इतने पार्ट के लिए देखें, इस वाले पार्ट के लिए उसी चीज को कंसिडर करें जो यहाँ पे है, तो किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है? छोटे वाले इतने से पार्ट की बात करें तो एक्चुअली ये जो रिलेशन है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये पूरा एकदम अपोजिट है। कांस्टेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद log n की, एंड देन बिग O ऑफ n की, ठीक है, मतलब लीनियर की एक्चुअली। तो डिपेंडिंग अपॉन ये, मतलब सिंपल ये चीज देख के लिखा है मैंने, ये जो 3 लाइंस है ये कांस्टेंट है, ये बाइनरी सर्च की लाइन है, ये इसके नीचे है, एंड देन उसके बाद लीनियर सर्च। तो ये रिलेशन इज कंप्लीट अपोजिट अगर हम लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें। मतलब अगर यहाँ दिख रहा है ना कि जैसे हमने यहाँ पे जो ग्राफ लिया है टाइम वेरिंग विद साइज, तो एक्चुअली अगर हम इतने से साइज की बात करें, अगर हमारी एरे का साइज मान लो 2 या 3 है, ये ज्यादा ज्यादा 10 है, तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिलेशन ये है। बट अगर हम डिपेंडिंग अपॉन यहाँ से लेके पूरे अपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज तक जाएं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रिलेशन ये है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या हम अब उस छोटे एस्पेक्ट को देखेंगे जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर हम हमेशा बड़ी पिक्चर को देखेंगे कि इफ इट हैज अराउंड 10,000 एलिमेंट्स, इफ द एरे हैज 10,000 एलिमेंट्स, तब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसको इस एग्जांपल से देख लो कि फॉर एग्जांपल तुमने एक वेबसाइट बनाई, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी क्या हम इससे चेक करेंगे कि जब उसमें 10 लोग आ रहे हैं उस वेबसाइट को एक साथ विजिट करने, तब कितनी है, या फिर हम उससे करेंगे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी वेबसाइट पे सडनली 1 मिलियन लोग आ गए हैं, उस वेबसाइट को एक साथ देख रहे हैं। बहुत बार हमने देखा ना वेबसाइट्स क्रैश हो जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक एक साथ आ रहा है। तो एक्चुअली हम देखना क्या चाहते हैं कि बेटर क्या है हमारी वेबसाइट के लिए, कि ज्यादा लोगों को कंसिडर करके हम उसे बनाएं या कम लोगों को कंसिडर करके उसे बनाएं? ज्यादा लोगों को। ज्यादा लोगों को। ज्यादा लोगों को, तो वही चीज यहाँ पे एक्चुअली यही एग्जैक्ट चीज है कि ज्यादा लोगों को कंसिडर करना है। इसका मतलब है कि अगर हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब ये सिनेरियो हमारे पास हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स तक जा रहा है, तब एक्चुअली हमारी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम हमेशा वर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं। और ये जो ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक्चुअली जब भी हम बात करेंगे कि हमने जब देखा था कि लीनियर सर्च हमने पढ़ा, फिर हमने बाइनरी सर्च पढ़ा। बाइनरी सर्च क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था एंड में कि बाइनरी सर्च इज अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ सर्चिंग इन द एरे। तो बाइनरी सर्च ऑप्टिमाइज क्यों था? क्योंकि हमने इस बड़ी पिक्चर को कंसिडर किया एंड ये देखा कि लेस टाइम इज यूटिलाइज्ड एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, इसीलिए हम बाइनरी सर्च पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ इस ग्राफ को देखते ही हमें ये भी समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च इज प्रेफर्ड ओवर लीनियर सर्च। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हमने समझ लिया कि हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को क्यों देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा बिगर जो हमारे लार्जर एलिमेंट्स हैं या फिर बड़ा वाला सिनेरियो है जिसमें ज्यादा लोग सडनली हमको यूज करना है, ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उस सिनेरियो को हम कंसिडर कर रहे हैं।
तो इस बात में तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा वर्स्ट केस को क्यों कंसिडर करते हैं। तो एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस में पहला पॉइंट हो गया, वी ऑलवेज लुक फॉर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऑलवेज लुक एट कॉम्प्लेक्सिटी विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये मतलब सिंपल सा एग्जांपल इसका वही है समझने का कि अगर तुमने वेबसाइट बनाई उस पर कितने लोग आएंगे, हाउ वुड यू मेक इट मोर एफिशिएंट, ऑब्वियसली लुकिंग एट द बिगर पिक्चर कि अगर ज्यादा लोग आएंगे तब क्या होना चाहिए वेबसाइट की कंडीशन। तो ऑलवेज लुक एट कॉम्प्लेक्सिटी विथ लार्ज या इनफाइनाइट डेटा। विथ लार्ज या इनफाइनाइट डेटा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि ये भी हमने अभी वहां पे समझा कि अगर ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस है तो इसमें क्या एक्चुअली अभी मैंने क्या बताया था पीछे कि इसमें किसमें कितना टाइम लग रहा होगा। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम देखते हैं कि रिलेशन देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। तो एक्चुअली ये तीनों जो ग्राफ्स हैं इनको देखें तो ये तीनों बिग O ऑफ n के ग्राफ्स हैं, तीनों लीनियर हैं। बट पॉइंट बी कि इवन दो तीनों की टाइम जो इसमें लग रहा होगा एक्चुअल टाइम इज डिफरेंट, ऑल थ्री ऑफ देम आर वेरिंग लीनियरली, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की सेम है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, मतलब जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। इवन दो टाइम taken in each case is different, all are growing linearly. Which implies actually big O of n जो linear time complexity में हमारा आंसर होता है। Also obviously since time complexity is not actually equal to time taken, we don't care about the actual time taken. हम focus is always on the relation. Okay. And third point हो गया फाइनल जो इम्प्लाई कर रहे हैं ये चीज मैं उसमें लिखती हूँ कि हम कॉन्स्टेंट्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। कमिंग टू कॉन्स्टेंट्स क्यों इग्नोर है, ये तो हम समझ गए कि वर्स्ट केस क्यों लेते हैं। एंड हाँ, कॉन्स्टेंट्स और नॉन डोमिनेटिंग टर्म्स का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि कुछ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें रिलेशन दिया हुआ है n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो साइज है मेरी एरे साइज ऑफ मतलब n इज एक्चुअली, n का मतलब क्या है, n एक्चुअली हमारा साइज ऑफ द एरे होता है। तो इस केस में लेट्स कंसिडर कि हमारा साइज है 1 मिलियन। ठीक है, एक log n की टर्म भी ले लेते हैं इसमें, n क्यूब प्लस n प्लस log n प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास 1 मिलियन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो कंसिडरिंग कि 1 मिलियन एलिमेंट्स में से 1 मिलियन सेकेंड्स लग रहे हैं, उतने ही सेकेंड्स लग रहे हैं जितने हमारे एरे का साइज है। तो अगर इसके अंदर हम एक्चुअली टाइम ही डाल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 1 मिलियन सेकेंड्स लग रहे हैं 1 मिलियन एलिमेंट्स ऑफ द एरे के लिए, तो एक्चुअली 1 मिलियन क्यूब इसी के अंदर ये चीज फिट करें अगर, तो 1 मिलियन क्यूब प्लस 1 मिलियन स्क्वायर
प्लस log ऑफ 1 मिलियन प्लस 1। log ऑफ 1 मिलियन कितना होता है, फटाफट देख के बताओ। बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर खोलो। 6। नाइस, 6 और ये 1। अब खुद ही बताओ, अगर ये जो पहली बात तो ये जो वैल्यूज दिख रही हैं, क्या इसके सामने ये 6 और 1 कोई सिग्निफिकेंस रखता है? अगर हम टोटल टाइम टेकन भी निकालना चाहें इस केस में, तो क्या 6 और 1 का कोई भी सिग्निफिकेंस है व्हेन वी आर कंसीडरिंग इतनी बड़ी वैल्यू, ये 1 मिलियन क्यूब की बात कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑब्वियसली ये एक्चुअली अमाउंट्स टू 0, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में एक्चुअली ये वैल्यू कुछ है ही नहीं। 6 और 1 7 बन रहा है, 7 ऑब्वियसली 1 मिलियन के सामने कुछ भी नहीं। तो फिर एंड अल्टीमेटली कमिंग टू दिस 1 मिलियन स्क्वायर, ये बात तो क्लियर हो गई कि हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करेंगे। ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स है 1, और log n को हमने जब सॉल्व किया वो भी एक कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट्स को हमने इग्नोर कर दिया। अब एट द सेम टाइम अगर 1 मिलियन क्यूब और 1 मिलियन स्क्वायर इन दोनों को देखें, तो इन दोनों के सामने ज्यादा डोमिनेंट टर्म कौन सा है? ऑब्वियसली 1 मिलियन क्यूब। ये एक्चुअली ये 6 क्यूब है, मतलब समझो 18 जीरोस हो गए अराउंड, उससे भी आई डोंट नो, उससे भी ज्यादा आई थिंक, इतनी मैथ्स मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। 1 मिलियन क्यूब एंड 1 मिलियन स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इन दोनों में मोर डोमिनेटिंग टर्म, जो हम हर बार बोलते थे कि वी कंसिडर लेस डोमिनेटिंग टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं, और सिर्फ मोर डोमिनेटिंग टर्म्स को कंसिडर किया जाता है। तो एक्चुअली इस वैल्यू के सामने दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस डोमिनेटिंग, इसलिए मोर डोमिनेटिंग टर्म्स को कंसिडर करते हुए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो सिर्फ n क्यूब, यानी दिस वैल्यू क्यूब हुई। तो एक्चुअली जो हमारा कंसिडरेशन होगा, अगर हमको ये एक्सप्रेशन दिया जाए और हमें बोलेंगे इस एक्सप्रेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो एक्चुअली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n क्यूब। ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली। बाकी ये जो एक्सप्रेशन अगर हमारा कोई भी डेरिवेशन से निकल के आता है, तो हम हमेशा बोलते हैं दिस इज द रीजन व्हाई वी इग्नोर दीज टर्म्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स तो ऑब्वियसली हमें दिख गया कि कितनी उनकी वैल्यू रह जाती है इन फ्रंट ऑफ बिगर टर्म्स, एंड सेकेंड रीजन कि लेस डोमिनेटिंग टर्म्स को हम इग्नोर करते हैं। तो अल्टीमेटली जो फोर्थ पॉइंट आया हमारा कि वी इग्नोर all constants and less dominating terms। किसी को कोई डाउट इसमें क्यों हुआ? देखते हैं कि हम हमेशा ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये O, ये O एक्चुअली क्या है? हम इसको बिग O बोलते हैं, ठीक है? तो बिग O नोटेशन क्या होती है? हम हमेशा जब भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी तब ये चीज हमने देखी कि कुछ ये बिग O नोटेशन टाइप की कोई चीज है जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज करते हैं। तो बिग O एक्चुअली होता है, कोई आइडिया किसी को? तो अगर डेफिनेशन देखें ना, वर्ड डेफिनेशन टाइप ऑफ अगर देखें कि एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो बिग O इज एक्चुअली दी अपर बाउंड। अपर बाउंड का क्या मतलब है कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो बिग O ऑफ n क्यूब थी, कंसिडरिंग कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एग्जांपल है बिग O ऑफ n क्यूब है। तो एक्चुअली बिग O का क्या मतलब है कि इट इज दी अपर बाउंड, मतलब मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कैन बी 1 मिलियन क्यूब सेकेंड्स, अगर हम टाइम की बात करें, पर्टिकुलरली टाइम की बात करें, कैन बी 1 मिलियन क्यूब, बट इट विल नेवर बी 1 मिलियन टू द पावर 4। मतलब जो जितना भी टाइम लग रहा होगा ना हैज टू बी लेस देन n क्यूब, मतलब इस रिलेशन से कभी भी वो आगे नहीं जाएगा। एक्चुअली जब हम बिग O लिखते हैं इसका मतलब होता है कि दी अपर बाउंड, या फिर जैसे हमने अभी ऊपर देखा वर्स्ट केस, दिस इज द रीजन हमेशा बिग O का मतलब ही है कि हम हमेशा फाइनल सिनेरियो देख रहे हैं कि वर्स्ट केस में कितना टाइम मुझे लग रहा होगा। तो हम सिंस बिग O का यूसेज ही सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि सिर्फ बिग O नहीं होता, बिग थीटा भी होता है, अभी बिग ओमेगा भी होता है।
ये भी नोटेशन होती है, लेकिन हम बिग ओ की यूज करते हैं क्योंकि बिग ओ ही एक्चुअली हमें फाइनल जो आउटपुट होना चाहिए ना, हमें विच वी शुड नो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे साथ क्या हो रहा होगा, वो नोटेशन इज बिग ओ एक्चुअली विच गिव्स अस द अपर बाउंड कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में व्हाट विल बी द टाइम टेकन। जब भी हमको एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल कर रहे हो, किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी और दिया हुआ है कि रिलेशन इज बिग O ऑफ n क्यूब, तो कभी भी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n की पावर 4 या n की पावर 5 6 में नहीं जाएगी। बिग O ऑफ n क्यूब मींस मैक्सिमम टाइम टेकन इज बिग O ऑफ n क्यूब, इसके आगे नहीं जाने वाला। और अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, मैथमेटिकल डेफिनेशन तो से मतलब f ऑफ n है हमारे पास, बिग O ऑफ g ऑफ n ऐसे करके लिखते हैं हमेशा। एक फंक्शन हमारे इस तरफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन इधर रखते हैं और साथ में ये जो हमारी वैल्यू आती है n क्यूब, इसको हम g ऑफ n कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो फाइनल रिलेशन होता है, सिंस हम हमेशा वर्स्ट केस देख रहे हैं, तो हमने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा था, कुछ डेरिवेशन नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करना लिमिट देख के हो पता नहीं क्या कुछ और करने लग गए हूँ। सिर्फ ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम याद रख सकते हैं, f of n upon g of n is less than infinity। सर क्या मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है, हम अपर बाउंड को देख रहे हैं, मतलब फाइनल शुड बी लेस देन इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ है यहाँ से, समझ में आया किसी को क्यों लिखा मैंने लेस देन इन्फिनिटी? बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ा था, कुछ डेरिवेशन नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करना लिमिट देख के हो पता नहीं क्या कुछ और करने लग गए हूँ। सिर्फ ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम याद रख सकते हैं, f of n upon g of n is less than infinity। सर क्या मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है, हम अपर बाउंड को देख रहे हैं, मतलब फाइनल शुड बी लेस देन इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ है यहाँ से, समझ में आया किसी को क्यों? हाँ, इक्वल नहीं, कभी उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि बिग O का मतलब इज अपर बाउंड कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऑब्वियस गेस, दिस इज वेरी करेक्ट कि कभी भी इन्फिनिटी का इक्वल नहीं होता, लिमिट्स में हमने ये चीज पढ़ी है। एंड ऑल्सो इट विल ऑलवेज बी लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता एक्चुअली इक्वल ना होने का मतलब इज लेस देन इन्फिनिटी ओनली, कि अपर बाउंड जो होगा उससे हमेशा कम ही रहेगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उससे कभी एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, तो बिग O का मतलब समझ में आया कि व्हाई डू वी राइट बिग O, व्हाट एग्जैक्टली डज बिग O मीन, हम हमेशा ये O के बाद क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, बिग ओमेगा। ठीक है, ये क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमने बिग O देखा है, वैसे ही सिमिलरली होता है एक बिग ओमेगा। बिग ओमेगा को हम कभी यूज नहीं करते हैं, ना ही तुमने अभी तक जितने भी हमने एल्गोरिथम पढ़े कहीं नहीं देखा होगा कि बिग ओमेगा बोला मैंने कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओमेगा ऑफ दिस है, हमेशा बिग O ही होता है। बिग ओमेगा एक्चुअली क्या है, ऑपोजिट ऑफ बिग O। तो वहां हम अपर बाउंड देख रहे थे, तो यहाँ हम क्या देख रहे होंगे, लोअर बाउंड। क्या देख रहे होंगे? लोअर बाउंड। एग्जैक्टली, यहाँ पे हम लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अब वही एग्जांपल अगर देखें, फॉर एग्जांपल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n क्यूब, तो नहीं सॉरी ऑल्सो, अब यहाँ पे हम बिग O लिख ही नहीं सकते क्योंकि हम बिग O की बात ही नहीं कर रहे, हम बिग ओमेगा की बात कर रहे हैं। तो कंसिडरिंग बिग ओमेगा ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे। आई डोंट नो, आई थिंक ओमेगा का साइन यही होता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज दिस बिग ओमेगा ऑफ n क्यूब। ठीक है, तो इस साइन का एक्चुअली क्या मतलब है कि एटलीस्ट मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 10 क्यूब सेकेंड्स, अगर मेरे 10 सेकेंड्स लग रहे हैं तो, बट उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। तो बिग ओमेगा अगर कहीं पे भी लिखा है, दैट मीन्स कि एटलीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी होगी, बट ऑब्वियसली उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो बिग ओमेगा जो है हमारा एग्जैक्ट अपोजिट हो गया। इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा उसका भी अंदाजा लगा ही सकते हो।
ये तो वर्ड डेफिनेशन है। अभी हमने वहां लिखी थी, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। बताओ क्या लिखेंगे? यस, ग्रेटर देन 0। ये होता है हमारा बिग ओमेगा की मैथमेटिकल डेफिनेशन, सॉरी। मैथमेटिकली अगर हम बिग ओमेगा को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ गया कि क्यों हम हमेशा बिग ओ को देखते हैं। बिकॉज अगर हम बिग ओमेगा को देखने लगे देन वी नो कि हमें वर्स्ट केस में का पता ही नहीं चलेगा, हम बस स्मॉलर पिक्चर को देख रहे होंगे एंड आगे जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा ध्यान जाएगा ही। इसलिए दैट इज द रीजन कि हम हमेशा बिग ओ को कंसिडर करते हैं। अपर बाउंड इज एक्चुअली द रीजन व्हाई वी कंसिडर big O while talking about time complexity. हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता? देखो यही चीज लिखी है, फर्स्ट लाइन ही यही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मिसयूज्ड फॉर ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब है एक्स्ट्रा स्पेस अपार्ट फ्रॉम द स्पेस जो मेरा प्रोग्राम का इनपुट ले रहा है। जब भी हम कोई प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे हमने बाइनरी सर्च करा, तो मैंने सबसे पहले एक एरे डिफाइन करी थी जिसके ऊपर मुझे बाइनरी सर्च रन करना था। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि ऑक्सिलरी स्पेस तो एक तो एक्स्ट्रा स्पेस होती है कि अपार्ट फ्रॉम जो मैंने इनपुट लिया, जैसे मैंने बाइनरी सर्च में एरे लिया था, वो मेरा इनपुट था, वो एक स्पेस है जो मेरा प्रोग्राम ले रहा है। उसके अलावा एक ऑक्सिलरी स्पेस है, यानी एक्स्ट्रा स्पेस जो मेरा प्रोग्राम ले रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने रिकर्जन में देखा था कि कुछ रिकर्जन में देखा था, और एक और कहाँ देखा था हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किसको याद है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी कहीं